सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम करें यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अभी हमारी क्लास शुरू है काव्य शास्त्र से संबंधित भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे। 270 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इससे आगे की क्लास आज हम शुरू करेंगे 271 से। इससे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल सभी से संबंधित प्लेलिस्ट पीछे बना दी गई है, आप देख सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स से कम 10,000 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास है भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। आपसे पूछा गया है कि आचार्य वामन ने काव्य के कितने गुण बताए हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने काव्य के 10 गुण, 10 दोष बताए हैं और उसी के साथ में 4 अलंकार बताए। अलंकार उन्होंने उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ठीक है, आज पूछा है आपसे आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं। कितने गुण हैं? 20 गुण हैं आचार्य वामन के अनुसार। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं। 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण होते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है। देखिए, काव्य के 3 गुण हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। ये बताने वाले कौन है? तो आचार्य भामह साहब हैं। ठीक है, आचार्य भामह ने काव्य गुण 3 बताए थे और वो ही काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत 3 ही जो काव्य गुण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको ही सर्वमान्य मान्यता दी गई है। ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें कौन सा गुण है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इसमें देखिए ओज भी नहीं है और प्रसाद भी नहीं, यहाँ पे है माधुर्य गुण, क्योंकि इसमें मधुरता है उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पे माधुर्य गुण आएगा। कौन सा गुण आएगा? माधुर्य गुण। देखिए, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उपयुक्त पंक्तियों में माधुर्य गुण है। कानों को प्रिय लगने वाले श्रव्य काव्य माधुर्य काव्य कहलाते हैं, जो माधुर्य गुण का परिचायक होते हैं। यह गुण श्रृंगार, करुण, शांत रसों में पाया जाता है। देखिए, जो माधुर्य गुण है वो कौन से रसों में पाया जाता है? जहाँ पे श्रृंगार हो, जहाँ पे करुण हो और जहाँ पे शांत रस हो, वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। ठीक है, और कानों को प्रिय लगने वाले होने चाहिए। हाँ जी, जो ओज गुण होता है, ओज गुण, वहाँ पे वीरता से भरे शब्द होंगे, जहाँ पर जो पंक्तियाँ आपके पढ़ने में आपके मन को उत्तेजित कर दें, तेजस्वित कर दें, और वहाँ पे ज़्यादातर संयुक्ताक्षर का प्रयोग होगा और टैवरग का भी प्रयोग होगा। ठीक है, आगे है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा कहा है। आपसे पूछा है कि किसने ध्वनि को सर्वप्रथम आत्मा कहा है। तो ध्वनि को सर्वप्रथम आत्मा कहने वाले हैं भोजराज। भरत मुनि जी हैं, इन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है और आनंदवर्धन जी ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। आनंदवर्धन जी का ग्रंथ वो था संप्रदाय, वो था ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा कहा है। अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्य से आत्मा ध्वनि स्वीकार किया है। आचार्य हुए हैं और इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? भरत मुनि का ग्रंथ है कौन सा? नाट्यशास्त्र। भोजराज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण और जयदेव का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है चंद्रालोक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने शब्द शक्ति को आपको पूरी डिटेल्स के साथ में समझाया था कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि आपका रिकॉल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो श्रोता है वो शब्द शक्ति का भेद नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अभिधा है, फिर लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा को 3 भागों में देखिए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 भाग हो गए किसके? शब्द शक्ति के। उसके बाद में अभिधा को अलग से 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द।
इस प्रकार से 3 भागों में बटी। फिर आपकी जो लक्षणा शब्द शक्ति है ये 2 भागों में बढ़ती है। कौन कौन सी? एक तो रूढ़ा लक्षणा, एक प्रयोजनवती लक्षणा। फिर आपकी जो व्यंजना है ये भी 3 भागों में बढ़ती है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि जो शब्द शक्ति हैं उनमें से भेद कौन सा नहीं है, तो श्रोता इसका भेद नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति कहाँ पे होती है? शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अगला, लक्षणा कौन सी कहलाती है? लक्षणा कहलाती है मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मैंने आपको पहले भी उदाहरण देकर समझाया था। अभिधा वहाँ होगी जैसे राम आम खाता है, तो आपको सीधा ही अर्थ दिखाई दे रहा कि राम आम खाता है। अभय एक अच्छा लड़का है, तो आपको सीधा ही दिखाई दे रहा है अभय एक अच्छा लड़का है। अगर आपको बताया जाए कि अभय गधा है, तो आपको पता हो रहा है कि वो लक्षणा के माध्यम से बताया जा रहा है। और जो व्यंजना होती है उसमें न तो लक्ष्यार्थ बोध होता है और न ही अभिधा, इनसे हटकर अन्य ही अर्थ बोध होता है। जिस प्रकार से दो चाकी के पार्ट के बीच में साबुत बचाना है कोई। ठीक है, तो इस प्रकार से रहीम कबीरदास जी का दोहा है, उस माध्यम से हमें पता चल रहा है कि इसमें लक्ष्यार्थ भी बाधित हो रहा है और मुख्यार्थ भी बाधित हो रहा है और अर्थ और ही निकल रहा है। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पे होगी? जहाँ पर अभिधा, लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता है, तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? आपसे पूछा गया है अनुभवों और विभावों की जो कष्ट कल्पना होती है वो किस प्रकार का दोष है, तो वो रस दोष होता है। ठीक है, क्योंकि अनुभव और विभाव किसके अंतर्गत होते हैं? रसों के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो अनुभव और विभाव हैं और उनमें कष्ट कल्पना होती है तो उसमें किस प्रकार का दोष होता है, तो वो होता है रस दोष। अगला क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं व्याख्या। अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष होता है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है उसे रस दोष कहा जाता है, जबकि समास दोष और पद दोष दोनों का अनुभव तथा विभाव से संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत सब लगे, इसमें पुनर्युक्ति द्वारा क्या बोध होता है? देखिए, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत सब लगे। उद्धव जी हैं, उद्धव शतक के माध्यम से बताया जा रहा है। जब उद्धव जी उन्हें निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के लिए बोलते हैं गोपियों को, तब गोपियाँ उनसे बोलती हैं, तो ये कथन उसी से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा क्या? इसमें भावोत्कर्षता है उनकी। क्या है? भावों का अपकर्ष भी नहीं है, भाव संधि भी नहीं है और भाव सबलता भी नहीं है। क्या है? भावोत्कर्ष है, भावों की उत्कर्षता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ फिर कौन सा उत्तर आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, अगली व्याख्या। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक की निम्न पंक्तियां हैं। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत सब लगी में पुनर्उक्ति द्वारा भावोत्कर्ष का भाव बोध होता है, अन्य दिए गए भाव संगत नहीं है। अगला है, देखिए, अर्थ विमल्यम प्रसाद है, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की दी गई है? कौन सा है? अर्थ विमल्यम प्रसाद है, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। और ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपकी किसने? वामन साहब ने। ठीक है, किसने दी है? वामन ने। देखते हैं इसकी व्याख्या। अर्थव मेलम वेलमल मल्यम प्रसाद है, अर्थात अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए दी है। आनंदवर्धन जी का ग्रंथ है ध्वन्यालोक, रुद्रट का ग्रंथ है काव्यालंकार और दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। अगला क्वेश्चन है,
भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? आपसे पूछा गया कि जो भामह हैं उनके अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? 5, 4, 17 और 9। तो कितने होते हैं? देखिए यहाँ पे 5 भी नहीं होते हैं, 4 भी नहीं, 17 भी नहीं, 9 भी नहीं। भामह के अनुसार काव्य में 3 दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दोष होते हैं? सामान्य दोष होते हैं, वाणी दोष होते हैं और अन्य दोष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं इसमें, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा। कितने दोष होते हैं? तो 3 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। भामह ने 3 प्रकार के दोष माने। कौन से? सामान्य दोष माने इन्होंने 11, वाणी दोष माने हैं 4, अन्य दोष माने हैं 11। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भामह के अनुसार कुल दोषों की संख्या कितनी है? तो 11 और 11 22 और 4 कितने होते हैं? 26। तो वैसे तो टोटल इनके 26 दोष हैं, लेकिन इन्होंने सामान्य दोषों की संख्या मानी है 11, वाणी दोषों की संख्या मानी है 4 और अन्य दोषों की संख्या मानी इन्होंने 11। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे में समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में समन्वित होकर कितने रह जाते हैं? तो आप याद रखेंगे 11 रह जाते हैं। स्रोत है कौन सा? भारतीय काव्य शास्त्र में निशा अग्रवाल जी के द्वारा लिखा हुआ, उससे इस आंसर को दिया गया। यहाँ पे आयोग ने इसका उत्तर फॉल्स माना था, मतलब गलत माना था। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? आपसे पूछा है जो अलंकार संप्रदाय हैं उनके प्रथम आचार्य कौन है? तो आचार्य भामह हैं, अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामह हैं। भामह की प्रसिद्ध कृति है काव्य अलंकार। इनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ठीक है, क्या बताया है? न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? आपसे पूछा गया है जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उसका उद्भव है वो किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? तो ये ध्वनि संप्रदाय है, उसके विरोध में हुआ है। कौन सा? वक्रोक्ति संप्रदाय का उदय। आपसे पूछा जा सकता है कि जो वक्रोक्ति संप्रदाय है किसका? कुंतक जी का, वो किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? तो वो ध्वनि संप्रदाय है। ध्वनि संप्रदाय किसका है? आनंदवर्धन जी का। तो ध्वनि संप्रदाय है आनंदवर्धन जी का, उसके खिलाफ कौन सा संप्रदाय बना है? वक्रोक्ति संप्रदाय। कौन है इसके प्रवर्तक? तो वामन साहब है। तो देखिए, देखते हैं इसकी व्याख्या। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। आपसे पूछा है किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? अगला क्वेश्चन है किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? तो वो कहने वाले हैं अरस्तु। ठीक है, अनुकरण को काव्य की आत्मा कहने वाले कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने, एक बात आप याद रखेंगे, अरस्तु के 3 सिद्धांत हैं, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। तो अरस्तु ने अनुकरण को क्या कहा? काव्य की आत्मा माना है। अरस्तु का समय 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व का है। इनके गुरु का नाम था प्लेटो। ये अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी? टेक्नेस रिटोरिकेस जो भाषा शास्त्र है, पेरिपोएटिकेस जो काव्य शास्त्र है, और वसीयतनामा इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने कवि को क्या माना है? देखिए, जो प्लेटो हैं उन्होंने कवि को क्या माना है? तो प्लेटो ने कवि को अनुक्रता माना है। क्या माना है? अनुक्रता माना है। देखिए, प्लेटो ने कवि को अनुक्रता माना है। प्लेटो का समय 427 ईस्वी पूर्व से 343 ईस्वी पूर्व है। इसने प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है। इनके आदर्श राज्य में कवियों के बहिष्कार करने की बात कही है। प्लेटो की प्रमुख कृतियां हैं एओन, लोज, रिपब्लिक, सिम्पोसियोन, पोलितेया आदि। प्लेटो का कथन है गुलामी मृत्यु से भी भयावह होती है। प्लेटो का कथन कौन सा है? गुलामी मृत्यु से भी भयावह होती है। आपसे अकेला कथन भी पूछा जा सकता है कि गुलामी है वो मृत्यु से भी भयावह होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है। अगला है विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभी हमने बताया था विरेचन, त्रासदी और अनुकरण सभी किसके हैं? अरस्तु जी के हैं। तो ऑप्शन आएगा आपका डी। ठीक है, विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। यूनानी में विरेचन के लिए
कैथार्सिस शब्द का प्रयोग हुआ है। अरस्तु के अनुसार कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। देखिए अरस्तु के अनुसार क्या है, जो कार्य व्यापार में निरत मनुष्य है वो अनुकरण के विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन, विरेचन क्या है? विरेचन क्या है? तो विरेचन है वो मनोविकारों का शुद्धिकरण है। ठीक है, क्या है? मनोविकारों का शुद्धिकरण क्या है? विरेचन है। देखिए विरेचन मनोविकारों का शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः दुखांतक यानी त्रास्ती काव्य रूप का विरेचन किया है। विवेचन क्या है? दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय का उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विरेचन करे। क्या पूछा है? जो विरेचन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि जो विरेचन है वो क्या है, तो वो मनोविकारों का शुद्धिकरण है। मनोविकारों का शुद्धिकरण किस प्रकार से है? देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। जो विरेचन है वो मनोविकारों का शुद्धिकरण है। किस प्रकार से? अरस्तु ने अपने जो काव्य शास्त्र है उसमें मुख्यतः किसको दिया है? दुखांतक। दुखांतक को इन्होंने क्या कहा? त्रास्ती काव्य रूप का विवेचन इन्होंने किया है। ठीक है, दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार है। दुखांतक क्या है? ऐसा कार्य व्यापार है, ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो। ठीक है, क्या है? जो गंभीर भी हो, पूर्ण भी हो और कुछ विस्तृत भी हो, जिसकी भाषा कैसी हो? रचना के विभिन्न भागों में पृथक हो, लेकिन वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक जो अलंकरण है उनसे विभूषित होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग तो हो, लेकिन जो वर्तमान में जो प्रत्येक प्रकार की जो कलात्मक अलंकरण है उनसे भी विभूषित होनी चाहिए। कार्य व्यापार के रूप में हो, कैसी हो? कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं हो, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करे। अगला है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? आपसे पूछा गया जो अभिव्यंजनावाद है उसके प्रवर्तक कौन है, तो वो है क्रोचे साहब। ठीक है, कौन है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक? क्रोचे। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। याद रखेंगे अभिव्यंजनावाद है वो किन्होंने दिया था? तो क्रोचे ने। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा था। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोचे का ग्रंथ कौन सा है, तो वो है एस्थेटिक। जो कौन सी भाषा में है, तो वो है इतावली भाषा में। यह ग्रंथ दो भागों में है। प्रथम भाग में क्या है? सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन, और दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। देखिए जो अभिव्यंजनावाद है उसके प्रवर्तक कौन है? क्रोचे साहब। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? एस्थेटिक लिखा। इनकी सभी बातें याद रख लेंगे यहाँ पे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे साहब। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा? तो ग्रंथ लिखा इन्होंने एस्थेटिक। और कौन सी भाषा में था? तो याद रखेंगे इतावली भाषा में था। और इनके ग्रंथ है जो एस्थेटिक, ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग में क्या था? तो प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन था, और दूसरे भाग में था सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। याद रखेंगे प्रथम भाग में क्या था? सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन, और दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्रोचे का जो ग्रंथ है वो कितने भागों में? तो दो भागों में। क्या क्या है? तो प्रथम भाग में है सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन, दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। क्रोचे कैसे दार्शनिक थे? आपसे पूछा गया है जो क्रोचे हैं वो कैसे दार्शनिक थे, तो वो थे आत्मवादी। क्रोचे कैसे थे? क्रोचे ने दिया अभिव्यंजनावाद, और अभिव्यंजनावाद है वो कैसा है? आत्मात्मक है। तो क्या होगा? आत्मवादी दार्शनिक मत था इनका। ठीक, देखिए क्रोचे हैं वो आत्मवादी दार्शनिक हैं। इन्होंने इनके सौंदर्य विवेचन के आधार आत्मवाद हैं। इनकी मान्यता है कौन सी? अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद। अभिव्यंजना आत्मिक कला है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। अगला है कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है, और कला क्या है? व्यक्तिक है। और अगला है कला के लिए है, इसका कोई प्रयोजन नहीं होता। देखिए जो 10 दिए गए हैं यहाँ पे अभिव्यंजनावाद से संबंधित जो मान्यताएं हैं वो कला के संबंध में। तो देखिए हम दोबारा से देख लेते हैं, और आप इन पंक्तियों को याद रखेंगे। आप में से इनमें से 3 दे दी जाएंगी और 1 गलत दे दी जाएगी, तो आपसे गलत को छटवाया जा सकता है। तो दोबारा से देखेंगे क्या है? अभिव्यंजनावाद क्या है? अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। ठीक है,
क्या है? अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में क्या है? अभेद है। अभिव्यंजना आत्मिक कला है। क्या है? आत्मिक कला है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभिव्यंजना सात्विक कला है या आत्मिक, तो क्या है? आत्मिक कला है। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। जो अंतःप्रज्ञा होती है वो क्या होती है? कला होती है। कला सृष्टि केवल आंतरिक होती है। क्या है? कला सृष्टि होती है वो क्या होती है? केवल आंतरिक। कला रूप में है, वस्तु में नहीं है। देखिए कला है वो किस में है? रूप में है। वस्तु में कला नहीं है। किसके अनुसार? क्रोचे के अनुसार। क्रोचे के अनुसार कला क्या है? अखंड है। और क्रोचे के अनुसार सौंदर्य आंतरिक तत्व है। देखिए सौंदर्य क्या है? आंतरिक तत्व है। अगला है कला अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। देखिए जो कला है, अंतःप्रज्ञा है और अभिव्यंजना है, उसमें अभेद संबंध है। अगला है कला व्यक्तिक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और अगला कथन है कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। तो आपके 10 के 10 जो आपकी जो ये मान्यताएं हैं आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? आपसे पूछा गया है जो अभिव्यंजनावाद है वो किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो वो है यूरोपीय शास्त्र का। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र कौन सा है? यूरोपीय। और उसका कलात्मक पक्ष है क्या? अभिव्यंजनावाद। देखिए अभिव्यंजनावाद यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। क्रोचे की प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? एस्थेटिका। अभी हमने आपको बताया था जो एस्थेटिका है वो इतावली भाषा में, कौन सी भाषा में? इतावली भाषा में। और ये जो ग्रंथ है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग था सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन और दूसरा भाग था इसका सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। ठीक है। काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने बताया है? देखिए जो काव्य रचना है उसमें जो उदात्त तत्व है उसको प्रमुख बताने वाले कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि उदात्तता का सिद्धांत देने वाले कौन थे? लोनचाइन्स। और वहीं आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? लोनचाइन्स। ठीक है, देखिए काव्य रचना में उदात्त तत्व को लोनचाइन्स ने प्रमुख तत्व माना है। लोनचाइन्स उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना जाता है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने जो सिद्धांत हैं और उनसे सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से आचार्य हैं या फिर शास्त्री हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका है। तो देखिए जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो किसका है? तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो इलियट साहब का था। ठीक है, किसका था? इलियट साहब का था। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट से संबंधित है। टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक निबंध के उत्तरार्ध में निर्व्यक्तिकता पर विचार किया है। देखिए निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत देने वाले कौन है? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का एक ग्रंथ है कौन सा? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। इस शीर्षक निबंध था ये किस नाम से? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये शीर्षक था किसका? निबंध का शीर्षक था। और इस निबंध के उत्तरार्ध में निर्व्यक्तिकता पर विचार किया गया। इलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठ, देखिए जो इलियट हैं वो 20वीं शताब्दी के अंग्रेजों के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक रहे हैं। कौन? इलियट। इनका जन्म सेंट लुई अमेरिका में 1888 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द सेक्रेड वुड, ओन पोएट्री एंड पोइट्स आदि। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम आपको लगाना है। देखिए जो वामन है वो कौन सी शताब्दी के? 8वीं शताब्दी के। अभिनव गुप्त हैं ये कौन सी शताब्दी के? जो अभिनव गुप्त हैं ये 10वीं शताब्दी के। मम्मट आपकी 11वीं शताब्दी के हैं। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के। सबसे पहले आएंगे वामन, फिर उसके बाद में आएंगे आनंदवर्धन, फिर बिल्कुल ठीक है। मम्मट नहीं आएंगे, पहले अभिनव गुप्त आते। वामन, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त और मम्मट, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन ठीक है। देखिए देखते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का सही अनुक्रम है वामन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और मम्मट। वामन 8वीं शताब्दी, ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति।
आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, ग्रंथ है इनका ध्वन्यालोक। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी, ग्रंथ है इनका अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। मम्मट है 11वीं शताब्दी और ग्रंथ है काव्य प्रकाश। अगला है नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से। आपसे पूछा गया जो नीत्शे हैं उनका संबंध किस विचारधारा से, तो नीत्शे का संबंध है अस्तित्ववाद से। किसका है? नीत्शे का संबंध है अस्तित्ववाद से। देखिए नीत्शे का संबंध अस्तित्ववाद विचारधारा से है। यह जर्मनी के दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक नीत्शे था। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं फ्राइड और मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित ग्रंथों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए जो एस्थेटिक्स है, ये एस्थेटिक्स किसका है? क्रोचे साहब का है और कब का है? सन 1902 का। उसके बाद में है लिटरेरिया। लिटरेरिया जो बायोग्राफिया है ये कोलेरिज साहब का सन 1817 का है। कब का है? 1817 का। उसके बाद में कौन सा आपका? द सेक्रेड वुड। द सेक्रेड वुड है वो कब का है? सन 1920 का है। और किसका है? ये टी.एस. इलियट का है। कब का है? सन 1920 का है। उसके बाद में है पोएटिक्स। पोएटिक्स अरस्तु का सन 350 ईस्वी पूर्व का है। तो सबसे पहले देखिए पोएटिक्स आएगा। पोएटिक्स कहाँ पे है? तो एक ही ऑप्शन में है, बी में। ठीक है, बहुत ही इजी आंसर था ये। अगर आपको बुक का नाम पता है, अगर ईस्वी सन भी याद नहीं, तो आप बुक का अगर आपको ये पता है कि उस कवि की ये बुक है तो आप आंसर तक ठीक से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका पोएटिक्स जो 350 है अरस्तु जी की। लिटरेरिया बायोग्राफिया जो कोलेरिज की 1817 की है। एस्थेटिक्स क्रोचे की सन 1902 की है। और दी सेक्रेड वुड ये कब किसकी है? तो द सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट सन 1920 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए पहले इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। पोएटिक्स अरस्तु की 350 ईस्वी पूर्व। लिटरेरिया बायोग्राफिया कोलेरिज 1817। एस्थेटिक्स क्रोचे 1902। द सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट 1920। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किस अर्थों में की है। आपसे पूछा गया है जो अरस्तु हैं उनका जो विरेचन पद था उसकी व्याख्या विद्वानों ने किस अर्थों में की है, तो इन्होंने की है आपकी धर्मपरक और कलापरक। किस रूप में की है? धर्मपरक और कलापरक, जबकि राजनीतिक और अर्थपरक इसमें नहीं आएगा। तो आंसर आएगा आपका ए और सी। ए और सी कहाँ पे है? तो ए और सी आपकी ए ऑप्शन में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। देखिए हाँ जी, दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में ए और सी दोनों सही है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक तथा कलापरक अर्थों में की है। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में हुआ था। याद रखेंगे अरस्तु का जन्म कहाँ पे हुआ था? मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। अरस्तु ने अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं। देखिए अरस्तु हैं वो किस सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं? अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के। अगला क्वेश्चन है, देखिए कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय है, न कला है जो काव्य का अंग न बन सके। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय है, न कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो वो आंसर आएगा उसका आंसर भामह। ठीक है, भामह ने कहा है कि जो कवि हैं उनके भार को बहुत बड़ा बताते हुए आचार्य भामह ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय है, न कला है जो काव्य का अंग न बन सके। किसने कहा? ये भामह ने कहा है। देखिए कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए भामह कहते हैं कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय है, न कला है जो काव्य का अंग न बन सके। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? आपसे पूछा है जो आनंदवर्धन है वो उन्होंने किस काव्य को ध्वनि कहा है। आनंदवर्धन के अनुसार कौन सा काव्य है जो ध्वनि है? तो देखिए जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अव्यक्त करे वहाँ पे कौन सी होती है? ध्वनि होती। ठीक है, उस काव्य में क्या होती है? ध्वनि होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। देखिए आनंदवर्धन ने जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अर्थों में का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अव्यक्त करे उस काव्य में ध्वनि होती है। उस काव्य को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। देखिए मार्क्सवाद किसका है? विचारधारा पूछिए और लेखक पूछिए। तो देखिए मार्क्सवाद विचारधारा से संबंधित कौन थे? तो यहाँ पे
कार्ल मार्क्स ने दिए गए हैं, तो कार्ल मार्क्स के समीक्षक थे एंगेल्स। फिर उसके बाद में अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद के कौन थे? कोफका, बिल्कुल ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के कौन थे? यूंग जी। और जो आपके उत्तर आधुनिकतावाद है उसके हैं रोला बार्थ। कौन है? रोला बार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे एक में आएगा आपका 2, बी में आएगा 1, एक में 2, बी में 1। देख लेते हैं, 1 में 2, बी में 1, और 3 में 4, और ये देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, देखिए देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या इसकी। मार्क्सवादी विचारधारा से कौन संबंधित हैं? एंगल्स। अस्तित्ववाद से है कोफका, मनोविश्लेषणवाद से है यूंग, उत्तर आधुनिकतावाद से है रोला बार्थ। अगला क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार की करता है? आपसे पूछा है कि जो प्लेटो है उसके अनुसार एक समर्थ कवि है वो कवि काव्य रचना किस प्रकार से करता है? तो देखिए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, बिल्कुल देवी शक्ति से प्रेरित होकर और अभिभूत होकर द्विवेदी को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाले थे प्लेटो, और यही आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आंसर आएगा दिव्य शक्ति को मानने वाले कौन थे? प्लेटो। प्लेटो ने किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर माना है किसको? कवि काव्य रचना को। ठीक है, तो यहाँ पे अगले कथन है वो बिल्कुल चाहे पढ़े ही ना, अगले गलत ही होंगे, और आपका पहला कथन है बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। प्लेटो प्रत्ययवादी और आत्मिक दार्शनिक थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं एओन, फेरेदूस, लोज और रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम आपको बताना है। क्या पूछा आपसे? जो निम्नलिखित आचार्य दिए गए हैं इनका सही कालक्रम बताना है। तो देखिए, जो यहाँ पे रुय्यक हैं ये कौन सी शताब्दी से संबंधित हो? ये 12वीं शताब्दी से हैं। कुंतक आपके 10वीं शताब्दी से हैं। आनंदवर्धन आपके 9वीं शताब्दी से हैं, और दंडी हैं आपके 7वीं शताब्दी से। सबसे पहले आएंगे दंडी, तो दंडी हैं आपके डी ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक है। दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, कुंतक 10वीं शताब्दी, रुय्यक 12वीं शताब्दी। यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में आचार्यों का सही कालक्रम दिया गया है। दंडी है 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध, आनंदवर्धन है 9वीं शताब्दी मध्य भाग, कुंतक है 10वीं और 11वीं शताब्दी, रुय्यक है 12वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? देखिए, किस आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से जो प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है, और वो काव्य का हेतु मानने वाले कौन है? आचार्य मम्मट। ठीक है, कौन है? आचार्य मम्मट। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आचार्य मम्मट ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता और काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। कोलरिज के अनुसार क्या है? तो देखिए, जो कोलरिज हैं उनके अनुसार क्या है? कोलरिज के अनुसार, कोलरिज की जो सिद्धांत था वो था कल्पना का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए, कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो कल्पना होती है वो दार्शनिक चिंतन का ही परिणाम होता है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है। कल्पना की मूल प्रवृत्ति केवल अनुकृति परक है, बिल्कुल गलत है। कल्पना है उसकी मूल प्रवृत्ति है वो केवल क्या होती है? अनुकृति परक नहीं होती। कल्पना में व्यक्तिक सुशृंखलता नहीं होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर आएगा आपके बी और डी। आपको सही विकल्प चुनना था, तो बी और डी बिल्कुल ठीक है, जबकि ए और सी आपका गलत है। देखते हैं, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है। कोलरिज के प्रमुख ग्रंथ हैं द फ्रेंड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, एड्स टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।